अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। बेटा एएस बिजनेस स्टडीज़ सिलेबस कोड 9609 कैम्ब्रिज यूनिट 4 ऑपरेशंस मैनेजमेंट का पहला चैप्टर। आपकी बुक को अगर आप देखें तो इसमें चैप्टर नंबर 23 होगा। अभी जो आपको स्क्रीन पर बच्चे नज़र आ रहा है ये लेक्चर ऑब्जेक्टिव्स हैं, और लेक्चर ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली मैंने आपके सिलेबस में से लिए। सिलेबस वो चीज़ है यार जहाँ से एग्जैक्टली एग्जामिनर आपका पेपर बनाता है। इट्स नॉट फ्रॉम द बुक, ये आपके सिलेबस से बनता है। इस चैप्टर के इसको बेटा मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, जिसमें से पहले पार्ट में हम 3 चीज़ों को देखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस क्या होता है, ये पास्ट पेपर्स में भी आपको मिलेगा और रिसेंट पेपर्स में काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है। फिर एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, प्रोडक्टिविटी और सस्टेनेबिलिटी, इन 4 चीज़ों का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कनेक्शन है। और फाइनली इस पार्ट में बेटा हम देखेंगे कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव बिजनेस के फीचर्स क्या होते हैं। मूविंग अहेड, अब देखो यूनिट 4 का जो टाइटल है ऑपरेशंस मैनेजमेंट, इसको समझने से पहले ये 2-3 कीवर्ड्स आप समझ लो। सप्लाई चेन किसको कहते हैं? देखो किसी भी बिजनेस के लिए जब वो एक प्रोडक्ट बनाता है या प्रोड्यूस करता है या उसको ऑफर करता है, आखिर कहीं से तो उस प्रोडक्ट को, उस रॉ मटेरियल को अवेलेबल करता है वो अपने लिए। सप्लाई चाहिए, रॉ मटेरियल मिलेगा, वो रॉ मटेरियल आपने ट्रांसपोर्ट करना है। अच्छा, यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस है, इसके लिए ये तीसरा कीवर्ड मैं यहीं पर कनेक्ट कर रहा हूँ, लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स ओरिजिनली ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशंस को कहा जाता है। खैर, तो सप्लायर है, सप्लाईज मिलेंगी, रॉ मटेरियल होगा, आप उसको ट्रांसपोर्ट यानी लॉजिस्टिक्स को यूज़ करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे आप अपने प्रोडक्शन यूनिट तक। वहाँ पर एक चीज़ प्रोड्यूस होगी और प्रोड्यूस होने के बाद फिर आप अपनी मार्केट्स में उसको डिलीवर करते हैं ताकि फाइनल कंज्यूमर्स उसको ख़रीद सकें। ये सारी जो बेटा कहानी आपने अभी एक छोटी सी सुनी, इसको सप्लाई चेन कहते हैं। आई होप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बन गया। अब इसमें सेकंड जो बेटा कीवर्ड आपको नज़र आ रहा है वो एडिंग वैल्यू है। देखो एडिंग वैल्यू बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक टेलर है, वो कपड़ा ख़रीदता है, बटन ख़रीदता है, थ्रेड लेता है, वो सब कुछ उसको पड़ गया लेट से 5,000 रुपये में, और उसे वो एक अच्छी सी शर्ट सीता है, और जब शर्ट को वो डिज़ाइन कर लेता है, उसको स्टिच कर लेता है, उस शर्ट को 10,000 रुपये में बेच रहा है। तो ये डिफरेंस को अगर आप देखें, ये बेसिकली एडिड वैल्यू थी। अब यहाँ पर 1-2 गलतियाँ नहीं करनी। एडिड वैल्यू को प्रॉफिट नहीं कह देना, ये एडिड वैल्यू प्रॉफिट नहीं होता। ये सिंपली इसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो सेलिंग प्राइस यानी जितने में आप बेच रहे हैं माइनस बॉट इन कॉस्ट। अब वो 5,000 में सब कुछ वो रॉ मटेरियल ख़रीदा था और 10,000 में उसने डिज़ाइन करके, हो सकता है उसके साथ एक और टेलर है, उसने भी वही रॉ मटेरियल ख़रीदा लेकिन उसकी शर्ट 7,000 रुपये में सेल हो रही है। तो ज़्यादा बेहतर एडिड वैल्यू कौन कर रहा है? ऑब्वियसली पहले वाला टेलर में भी उसका डिज़ाइन अच्छा है, मे भी स्टिच क्वालिटी अच्छी, मे भी उसका नाम अच्छा है, ब्रांड चलता है उसका, बहरहाल जो भी है। और ये तीसरा बटा जो कीवर्ड है लॉजिस्टिक्स, अगेन मैं अभी इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर चुका हूँ। ट्रांसपोर्टेशन सोल्यूशंस को कहते हैं। मूविंग अहेड, अभी 3 कीवर्ड्स देखने के बाद जेन्युइनली अब हम इस कॉन्सेप्ट में उतरते हैं। अब जो सवाल है कि यार ये ऑपरेशंस मैनेजमेंट है क्या, मेरा ख्याल है मैं इसका आंसर यूँ आपको दूंगा कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट क्या नहीं है। देखो यार, पहली बात याद रखो, ऑपरेशंस मैनेजमेंट मार्केटिंग नहीं है। पीछे यूनिट 3 गुजर चुका हुआ है, मार्केटिंग ये वो नहीं है, ये 4 P's नहीं है, ये रिसर्च नहीं है। ऑपरेशंस मैनेजमेंट HR नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, मैनेजमेंट वाली इसमें थोड़ा सा कलर होगा, लेकिन स्टिल इट्स नॉट HR। अच्छा, और क्या नहीं है ऑपरेशंस मैनेजमेंट? ऑपरेशंस मैनेजमेंट फाइनेंसिंग नहीं है, बिजनेस अकाउंट्स नहीं है। तो फिर क्या रह गया यार? अभी जो हमने बात की थी ऊपर सप्लाई चेन की, प्रोडक्शन करना, रॉ मटेरियल को देखना, इन्वेंट्री रॉ मटेरियल जो आप स्टोर कर रहे हैं, मे बी आप उसको ऑब्टेन कर रहे हैं और आगे आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या प्रोसेस कर रहे हैं, वो जो भी है, इन चीज़ों को, इन पंगों को देखना। प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज अगर आपके जहन में आ सकते हैं बेटा, अब उसके लिए नया वर्ड ऑपरेशंस मैनेजमेंट है। अगर मैं छोटा सा इसको ब्रेक डाउन करूँ, देखो मैनेजमेंट का मतलब, अगर अगेन इन अ नटशेल, मैनेजमेंट 2 चीज़ों को आप समराइज़ कर सकते हैं। मैनेजमेंट के ज़िम्मे है कि बेटा वो प्लान करें और जो भी गोल्स उन्होंने सेट किए उसके अकॉर्डिंग फिर रिसोर्सेज को अवेलेबल करें, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करें। ये मैनेजमेंट है। ऑपरेशंस, आज एक मसला हल कर लो। ऑपरेशंस का वर्ड अगर आप इसको ब्रेक डाउन करना चाह रहे हैं, इट सिंपली मीन्स एक्टिविटी। बिजनेस में कोई भी एक्टिविटी अगर आप परफॉर्म करते हैं तो वो ऑपरेशंस है। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। येस, मार्केटिंग भी एक एक्टिविटी है, HR भी एक्टिविटी है, लेकिन यहाँ पर हम ऑपरेशंस मैनेजमेंट, इन 2 वर्ड्स को जब भी इकट्ठे पढ़ेंगे तो हम पर्टिकुलरली प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री, डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, इन पंगों को एक वर्ड में पढ़ रहे हैं, ऑपरेशंस मैनेजमेंट। लेट्स मूव अहेड। अब देखो
ठीक है, आपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है, रॉ मटेरियल है, सप्लायर है, वो सब कुछ ध्यान रखना है, हर चीज़ को अपनी जगह पे बना के आपने डिस्ट्रीब्यूट करना मार्केट में। कुछ प्रिंसिपल्स हैं, हर चीज़ के कुछ बेसिक्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके बगैर आप उसके फंक्शन को सही परफॉर्म नहीं कर सकते। अब यहाँ पर पास पेपर्स के अंदर ये चीज़ें बड़ी पॉपुलर है। इसमें अगर आप पहला प्रिंसिपल या कंसर्न, अब हेडिंग आपको नज़र आ रही है ऑपरेशनल कंसर्न्स, कि वो कौन सी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है जब आप अपने ऑपरेशंस, अगेन ऑपरेशंस का मतलब एक्टिविटीज़, और यहाँ पर किन एक्टिविटीज़ की हम बात कर रहे हैं, शाबाश, रॉ मटेरियल, सप्लायर, इन्वेंट्री, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो पहली चीज़ जिसका आपने ध्यान रखना है उसमें एफिशिएंसी क्या होती है, यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। इसको मैंने दो तरह से यहाँ पर दिया हुआ है, और ये इट्स अ डिस्क्लेमर कि ये मैंने इंटरनेट से लिया फॉर्मूला एंड जस्ट, और मैंने बस इसको थ्रो अवे कर दिया अपनी स्लाइड के अंदर। एफिशिएंसी का बेटा दो चीज़ों से ताल्लुक़ है, आउटपुट्स और इनपुट्स। लेकिन अगर मैं इसको जेन्युइनली आंसर करने की कोशिश करूं बेटा, एक सिंपल व्यू में, यार एफिशिएंसी स्पीड को कहते हैं। जब आप काम स्पीड से करते हैं, जब आप काम तेज़ी से कर रहे हैं, आप पहले मे बी इट टुक यू 2 आवर्स, आप 2 आवर्स लेते थे और आप एक क्वेश्चन करते थे 12 मार्क्स का, इमेजिन कर लो। आहिस्ता आहिस्ता आप थोड़ा हाथ सीधा होता गया, समझ आती गई, कुछ सपोर्ट मिलती गई। अब आप वही 12 मार्क्स का क्वेश्चन अगर 1 आवर में कर रहे हैं तो यू आर बिकमिंग एफिशिएंट। अब इसको ऑपरेशंस पे कैसे अप्लाई करोगे? रॉ मटेरियल को टाइम पे लाना, प्रोडक्शन को जल्दी करना, मार्केट में जल्दी डिस्ट्रीब्यूट करना, मे बी ऑनलाइन ऐप्स वगैरह, इन चीज़ों को यूज़ करके आप कस्टमर रिस्पॉन्सेज को जल्दी समझ सकते हैं। तो यू आर ऑब्टेनिंग एफिशिएंसी। आपकी लेबर ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है, वही लेबर ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है, ये एफिशिएंसी है। इफेक्टिवनेस किसको कहते हैं? वेल, कीप वन थिंग वेरी क्लियर बेटा, इफेक्टिवनेस का एफिशिएंसी से एक बहुत डिस्क्रिमिनेटरी कनेक्शन है, यानी ये बिल्कुल डिफरेंट है। इसको एफिशिएंसी के कॉन्सेप्ट में रिलेट नहीं करना आपने। क्या है इफेक्टिवनेस? इसके लिए अगर बेटा एक शार्प आंसर चाहिए आप बच्चों को, तो इफेक्टिवनेस किसी भी एक्टिविटी के रिजल्ट ओरिएंटेड होने को कहते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आपकी लेबर ने रॉ मटेरियल लिया, प्रोड्यूस किया, और जब प्रोडक्ट बन के सामने आता उसमें डिफेक्ट्स हैं, तो वो शायद बहुत तेज़ी से प्रोड्यूस कर रहे हैं, इफ़िशिएंसी है, लेकिन वो रिजल्ट्स अचीव नहीं हो रहे, उसमें डिफेक्ट्स आ रहे हैं, तो इफेक्टिवनेस नहीं है। तो इन सिंपल वर्ड्स, इफेक्टिवनेस कहते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सर्विस को, अगर वो इस लेवल पे एग्जीक्यूट हो रही है कि वो आपके बिजनेस या आपके कस्टमर की नीड्स को मीट कर रहा है, स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है, तो वो इफेक्टिव है। फ्लेक्सिबिलिटी, तीसरा कॉन्सेप्ट बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, फ्लेक्सिबिलिटी किसको कहते हैं? यार देखो, इसके लिए अगेन अगर मैं 1 वर्ड आंसर दूं तो इट वुड बी बैकअप। जस्ट इमेजिन अगर आपकी आज लेबर नहीं आई, तो क्या अभी भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं? क्या आपके पास कोई और बैकअप है अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का? फॉर एग्जांपल, मे बी आप आउटसोर्स करवा लें। इसकी अगर मैं एक डोमेस्टिक एग्जांपल दूं, अगर आज घर में खाना नहीं बना तो मे बी आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे, खाना बाहर से मंगवा लेंगे। तो दैट वुड बी फ्लेक्सिबिलिटी, एबिलिटी टू हैव बैकअप, एबिलिटी टू डू अदर थिंग्स इन प्लेस ऑफ समथिंग दैट यू कुड नॉट डू। ये फ्लेक्सिबिलिटी में आता है। जब फॉर एग्जांपल आप जो कॉन्टेक्ट्स भी अपने बेटा सिंक्रोनाइज करते हैं क्लाउड के अंदर, वो भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब ऑपरेशंस में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर लेबर नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं पहुंचा, उसके फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल नहीं आया आज, फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो सकती है? यू हैड सम बैकअप, आपने कुछ एक्स्ट्रा इन्वेंट्री, बफर कहते हैं जमा करने को, होल्ड करने को, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी में आ जाएगा। 3 चीज़ें हो गई। अब यहीं पर बेटा हाउ पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, हाउ कैन ए बिजनेस इंक्रीज इट्स एफिशिएंसी? देखो, एफिशिएंसी यानी काम कोई तेज़ी से करे, स्पीड से करे, उसके तरीके आपके सामने बेटा। स्टाफ मोटिवेशन, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, आप मशीनरी को यूज़ करें या स्टाफ को ट्रेन करो। वर्क स्टडी, ये जो वर्क स्टडी है इसको बेसिकली, अब यहाँ पर हो सकता है कुछ बच्चों, अगर आपने मोटिवेशन वाला चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ, वर्क स्टडी बेसिकली टेलर्स अप्रोच थी। और वर्क स्टडी कहते हैं किसी भी काम के करने के तरीके को समझना और बेस्ट मेथड को आइडेंटिफाई करके उसके मुताबिक काम करना। येस, इट इज़ लिंक्ड विद ट्रेनिंग, लेकिन वर्क स्टडी का ख़ास तौर पे फोकस यही होता है कि काम करने की स्पीड बढ़ जाए आपकी। और नेचुरली अगर आप वर्कर्स को पे करें इफ़ दे वर्क फास्ट, ये भी एक अच्छा तरीका है एफिशिएंसी को बढ़ाने का। दूसरी तरफ बेटा अगर हम बात करें इफेक्टिवनेस के, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, अगेन ट्रेनिंग का, या ये दोनों जगहों पे ट्रेनिंग अपनी टांग अड़ाती है। ट्रेनिंग से आप स्पीड से काम भी कर सकते हैं और आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क भी बढ़ सकता है। नंबर 2, क्वालिटी चेकिंग, आप अपने प्रोडक्ट को, अपने प्रोसेसेस को डिफरेंट स्टेप्स के, डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर उसकी क्वालिटी चेकिंग करेंगे। नंबर 3, मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन। नेचुरली अगर आपके वर्कर्स को कोई मॉनिटर कर रहा है, कोई सुपरवाइज कर रहा है, एआई हो सकता है आजकल,
सुपरवाइजर्स हो सकते हैं, तो उससे भी उनके जो काम की इफेक्टिवनेस है, क्वालिटी बढ़ता है। ट्रेनिंग यहाँ पर फिर मैंने रिपीट कर दिया, दैट इज़ माय मिस्टेक, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। एमबीओ यार अगेन ये पूरा कॉन्सेप्ट है यूनिट 1 का चैप्टर 4, वो जो ऑब्जेक्टिव्स वाला एक अजीब सा चैप्टर है। एमबीओ स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ये उस चैप्टर से आ रहा है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स को अगर मैं बेटा सिंपल वर्ड्स में आपके सामने रखूँ, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक लेट्स से आप एक सेल्समैन है, आप एक सेल्स विमेन है। अगर आप सिर्फ सेल्समैन है या सेल्स विमेन है और आप रोज़ाना जाते हैं अपने ऑफिस में 8, 10, 12 घंटे पूरे करके आप वापस आ रहे हैं, और कभी आपने 2 यूनिट्स बेचे, कभी 10 बेचे, और सब चल रहा है और महीने बाद तनख्वाह आ रही है, तो ये सब अजीब गड़बड़ हो रही है। एमबीओ क्या करता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स क्या करता है, ये रिक्वायर करता है कि आप एज एन इंडिविजुअल, एज एन एम्प्लॉय, आपके पास मंथली, वीकली, डेली के टारगेट्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको मे बी टारगेट मिल जाए कि ठीक है इस वीक में कम से कम 100 यूनिट्स सेल करो। अब जब आप टारगेट्स को लेके काम करेंगे तो वेल यू माइट बी इफेक्टिव। एंड देन ऑब्वियसली बेटा अगर आप इंसेंटिव्स रखते हैं, अगर एक वर्कर प्रोडक्ट बना रहा है, अगर एक वर्कर सर्विसेज ऑफर कर रहा है, एक वर्कर घर घर जाके आपका प्रोडक्ट बेच रहा है, और आप उसको ये एक इंसेंटिव दे दें कि जितना प्रोडक्ट सेल हो गया, जितना प्रोडक्ट ठीक बन गया, लेट्स से अगर ये प्रोडक्शन वाला वर्कर है, तो हर ठीक काम पे उसको इंसेंटिव मिलेगा। इससे भी आपकी इफेक्टिवनेस इंप्रूव हो सकती है। मूविंग ऑनवर्ड्स बेटा, सस्टेनेबिलिटी बड़ा जालिम एक कॉन्सेप्ट है, आजकल काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है, और इसमें बच्चे अक्सर प्रॉब्लम में जाते हैं बिकॉज इस कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करना थोड़ा सा उसके लिए एक अ माइल अहेड आपको चलना पड़ता है। सो हेयर इज़ द सिंपल वर्जन। देखो सस्टेनेबिलिटी आ रहा है सस्टेन से। सस्टेन कहते हैं किसी काम को रेगुलर करना। फॉर एग्जांपल आप मे बी आप डेली शावर ले रहे हैं, दैट्स सस्टेनेबिलिटी। अभी मैं सिंपल कॉन्सेप्ट आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक। आप डेली टीथ ब्रश करते हैं, सस्टेनेबिलिटी है, सस्टेन कर रहे हो। सस्टेन कहते हैं किसी चीज़ को मेंटेन करने को, उसको कंसिस्टेंट करने के। लेकिन ऑपरेशन में सस्टेनेबिलिटी का अब बेटा मतलब समझ लें। देखें किसी बिजनेस के ऑपरेशंस यानी उसकी प्रोडक्शन को, उसकी इन्वेंट्री, उसकी प्रोडक्शन, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरह से परफॉर्म करना कि आप लॉन्ग टर्म में उन एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट कर सकें। अब ये बात सुनने के बाद हो सकता है थोड़ी सी कन्फ्यूजन आए कि ये क्या होता है, तो फिर यहाँ पर मैं बेटा वो डेफिनेशन लेके आता हूँ जो एक्चुअली इसकी पॉपुलर डेफिनेशन है। वो क्या है, किसी भी बिज़नेस की एबिलिटी, गौर से सुनना यार, किसी भी बिज़नेस की एबिलिटी कि आज जो वो प्रोडक्ट्स बना रहा है आज की मार्केट के लिए, आज के लोगों के लिए, वो इस तरह से बनाए कि आने वाली नस्लों के लिए भी प्रोडक्ट बन सके, उनको भी अवेलेबल हो सके। ये इसका जेन्युइन बिजनेस स्टडीज़ का कॉन्सेप्ट है बेटा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर आपकी फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है और आप बेस्ट प्रीमियम फर्नीचर बना रहे हैं और दुनिया की सबसे नायाब लकड़ी आप लेके उसका फर्नीचर बना रहे हैं, वेल आपके ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, आप फर्नीचर ज़्यादा बनाते जाएंगे, लकड़ी ज़्यादा इंपोर्ट करते जाएंगे, मे बी ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ सकता है कि शायद वो प्रीमियम लकड़ी अवेलेबल होना मुश्किल हो जाए, बिकॉज इट टेक्स टाइम। और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए वही प्रोडक्ट या तो अनइमेजिनेबल हो जाए उनको ख़रीदने के लिए, या उसकी प्राइस ही इतनी ऊपर चली जाए कि अगेन इट वुड बी अ रिस्ट्रिक्शन फॉर देम टू बाय इट। अब करें क्या? फिर क्या करें? क्या प्रोडक्शन कम कर दें? क्या करें? खैर, हेयर इज़ अ सिंपल आंसर। आप अपनी सस्टेनेबिलिटी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। अब यहाँ पर बेटा मज़े की बात यह है कि जब आप इस स्लाइड को देखते हैं तो इसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स आपको मिलेंगे कि ऐसा लग रहा है कि बिज़नेस एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी को अडॉप्ट कर रहा है, बिज़नेस वेस्ट को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करेगा, और बिज़नेस का ध्यान हम इस तरफ भी दिलाना चाहेंगे कि ऐसा रॉ मटेरियल यूज़ करें जो रिन्यूएबल एनर्जी के साथ प्रोड्यूस हो सके। फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आप मे बी सोलर पैनल्स को यूज़ कर रहे हैं अपनी प्रोडक्शन सर्विसेज के अंदर। वेल वो एनर्जी रिन्यूएबल है, उसमें आप फ्यूल बर्न नहीं कर रहे, आप कोल बर्न नहीं कर रहे, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल। अब लुक एट दीज आंसर्स। हाउ टू इंक्रीज सस्टेनेबिलिटी। नंबर 1, अपने टास्क्स को प्लान करें, सिर्फ एग्जीक्यूट ना करते जाएं। नंबर 2, एलिमिनेट वेस्ट। अपने बिजनेस में वेस्ट को कम से कम करो। आप वेस्ट को कम से कम करने का मतलब ये है, आप अपने प्रोडक्ट को बहुत केयरफुली बनाएंगे। उस प्रोडक्ट का अगर स्क्रैप है, वेस्ट है, तो उसको भी आप रीयूजेबल बनाने की कोशिश करेंगे। मे बी उससे बाय प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। नंबर 3,
कोशिश करें ओवर ट्रेडिंग को। अभी ओवर ट्रेडिंग क्या होता है बेटा, मार्केट में 10 लोग खरीदने के हैं, डिमांड 10 लोगों की है और आप 20 लोगों जितना बना रहे हैं। आमतौर पर जो मैस प्रोडक्शन होती है ये प्रॉब्लम उसके साथ आ जाती है। अब उसको अवॉइड करने का मतलब एग्जैक्टली यही है कि आप मार्केट की डिमांड को समझते हुए उसके मुताबिक चलें। ओवर प्रोडक्शन करके फिर एडवर्टीजमेंट की हेल्प लेके उसको बड़ी मार्केट को आप फिर कैनवस बना के बेचें, दैट वुड बी अगेंस्ट सस्टेनेबिलिटी। फिर नंबर 4 पे बेटा ऐसी टेक्निक्स को अडॉप्ट करें जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। नंबर 5 रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करो और कोशिश करो अपने बिजनेस में रिसाइकलिंग को आप अडॉप्ट कर सकें। यहाँ तक बेटा हमने इफ़िशिएंसी, इफेक्टिवनेस, फ्लेक्सिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी को देखा। लेट्स मूव अहेड। अब एक कॉन्सेप्ट है ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, और ये बेसिकली एक बड़ा बेसिक सा जेनेरिक कहते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट को है। इस पे पेपर में क्वेश्चन बड़े सिंपल से आए हुए, डिफाइन द टर्म ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, एक्सप्लेन द टर्म ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। है क्या यार, देखो बिजनेस स्टडीज़ में बड़ा मज़ा ये है कि आम तौर पे उसके की वर्ड्स में ही आंसर होता है अगर आप ट्रांसलेट कर सकते हैं उसको। ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म से है, किसी चीज़ का स्टेट ए से स्टेट बी में कन्वर्ट होना। लकड़ी ली टेबल बन गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। कपड़ा लिया शर्ट बन गई, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। ईंटें सीमेंट वो सारा रॉ मटेरियल लिया और आपने घर बना दी। तो ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कन्वर्जन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। लेकिन यहाँ पर याद रखना है इनपुट्स आपका रॉ मटेरियल ही नहीं होता, आइडियाज़ और स्किल्स भी हो सकते हैं। मे बी एक लॉयर था, उसके पास कुछ आइडियाज़ थे, उसने कुछ स्किल गेन किया, उसने एक लॉयर लाइसेंस ले लिया और एक लॉयर कंसल्टेंसी फर्म ओपन करके बैठ जाता है अपना। टूरिज्म कंपनी को ऐसे ही ले लो। तो इसमें दोनों चीज़ें आ सकती हैं। इनपुट्स कैन बी रॉ मटेरियल्स, इट कैन बी आइडियाज़, इट कैन बी स्किल्स, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन। और आउटपुट आपका प्रोडक्ट हो सकता है, और ये प्रोडक्ट गुड्स भी हो सकते हैं टेंजिबल जिनको आप छू सकते हैं, और सर्विसेज भी हो सकती हैं। मूविंग हेड बेटा, एक और कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के पर्सपेक्टिव में, ऑपरेशंस का क्या कनेक्शन है एडेड वैल्यू के साथ। हाउ इज ऑपरेशंस लिंक्ड विद एडेड वैल्यू, या हाउ डज ऑपरेशंस मैनेजमेंट, हाउ डज इट एड्स वैल्यू टू ए बिजनेस। अब देखो यहाँ पर अगेन बात फिर वही है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट क्या था। मैंने आपको बताया था ऑपरेशंस एक्टिविटी को कहते हैं और मैनेजमेंट किसी भी काम को प्लान करके ऑर्गेनाइज करके करने को कहते हैं। लेकिन जब ऑपरेशंस मैनेजमेंट दोनों वर्ड इकट्ठे आएंगे तो आपके जहन में एचआर नहीं आना चाहिए, आपके जहन में मार्केटिंग नहीं आना चाहिए, आपके जहन में फाइनेंस नहीं आना चाहिए, आपके जहन में पर्टिकुलरली प्रोडक्शन और प्रोडक्शन से रिलेटेड इशूज़, रॉ मटेरियल सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, ये चीज़ें आनी चाहिए। अब हाउ कैन ऑपरेशंस, देखो यार अगर आप अच्छा रॉ मटेरियल लोगे, अगर आप इफ़िशिएंसी के साथ काम करोगे, अगर आपके लॉजिस्टिक्स चेन ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़बरदस्त हैं, आपका रॉ मटेरियल बहुत सही हालत में पहुंच रहा है, आप फिर प्रोडक्शन के अंदर बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, आप स्किल्ड लेबर यूज़ कर रहे हैं, आप अच्छी मशीन्स को यूज़ कर रहे हैं, मे बी आप रोबोटिक्स और एआई जैसी टेक्निक्स को आप यूज़ करके अपने प्रोडक्ट को एक स्टेट ऑफ एन आर्ट प्रोडक्ट बना सकते हैं। अगर ये सब कुछ कर रहे हो तो यार क्या आपका प्रोडक्ट बेहतर प्राइस पे नहीं बिकेगा। आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेचते हैं और आपकी ऑनलाइन स्टोर्स हैं और आप ऑनलाइन स्टोर्स के थ्रू कस्टमर को बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं, कस्टमर को बहुत अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। क्या इस सब से आप अपनी सर्विसेज को 10 रुपये महंगा चार्ज करेंगे तो क्या कस्टमर नहीं खरीदेगा? क्यों नहीं, ज़रूर खरीदेगा। सो हे इज़ दिस लिस्ट। एफिशिएंट स्ट्रक्चरिंग ऑफ सप्लाई चेन नेटवर्क, अपने सप्लाई चेन नेटवर्क को बहुत एफिशिएंटली मेंटेन करना, अपने सप्लायर्स को, अपनी प्रोडक्शन को, अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को एक अच्छे सॉफ्टवेयर और एक अच्छी टीम बिल्ड करने की कोशिश करना। ऑब्वियसली इससे वैल्यू ऐड होती है, आप बहुत स्पीड से काम करते हैं। अमेज़ॉन की एग्जांपल देख लो, दराज भी काफ़ी हद तक, लेकिन आजकल टीमू हर तरफ हो रही है। वन ऑफ द ब्रिलियंट वेज हाउ यू कैन सी कि ये वो बिज़नेस है जो बहुत तेज़ी से एक दूसरे कंट्री से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में अपने प्रोडक्ट्स भेज रहा है और फिर उनको कई डिस्काउंट्स देके एक बड़ी मार्केट कैप्चर कर रहा है। तो ये उसके ऑपरेशंस के जरिए वो वैल्यू ऐड कर रहा है। उसके बाद क्वालिटी सप्लाईज, ऑब्वियसली रॉ मटेरियल अच्छा होगा यार, चीज़ अच्छी बनेगी। फिर नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, जितना अच्छा स्टाफ, जितनी अच्छा नॉलेज और जितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग होगी उतना आप बिजनेस में अच्छे डिसीजंस ले सकेंगे और कस्टमर वैल्यू करेगा। आईटी स्किल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कहते हैं। ये आजकल जो इंटरनेट, ई कॉमर्स, मोबाइल फ़ोन, हर बच्चे को ये बीमारी लगी हुई है, ये सब आईटी स्किल्स के अंदर आ जाता है। ये आईटी स्किल्स की बेस पे बन रहा है और इससे आप के लिए आर्म चेयर शॉपिंग, घर बैठे चीज़ों को ख़रीदना, बेचना, बाइंग, ट्रेडिंग, OLX, ये सब पंगे करने आसान है। फर्दर देखो, जब अगेन यूजिंग अप्रोप्रिएट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, प्रोडक्शन मेथड की यहाँ पर एक्चुअली बात की जा रही है कि आपको जो टेक्नोलॉजी, जो मशीन, जो लेबर चाहिए प्रोडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, आप उसको यूज़ करें। फिर क्वालिटी इंस्पेक्शन हो, क्वालिटी एश्योरेंस वाला जो वर्ड है, देखो क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर
अब मैं यहाँ पर अगर थोड़ा सा फ़र्क बता दूँ, क्वालिटी इंस्पेक्शन में एक्चुअली ये देखा जाता है जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। फिर प्रोडक्ट बन के आपका सेल हो गया, सेल होने के बाद आप कस्टमर को सर्विसेज दे रहे हैं, गाड़ी बेच दी, गाड़ी बेचने के बाद आप उसको वारंटी दे रहे हैं, आप उसको 50,000 किलोमीटर तक मे बी फ्यूल मेंटेनेंस, आप उसको मुख्तलिफ़ किस्म की सर्विसेज और कूपन अगर ऑफ़र कर रहे हैं, क्या वो सर्विसेज उसको सही मिल रही हैं? लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर आपने कस्टमर को कमिट किया है कि 48 आवर्स में डिलीवर होगा प्रोडक्ट तो बहुत ज़बरदस्त है, क्वालिटी इंस्पेक्शन के साथ बनाया, लेकिन अगर वो 58 आवर्स में जा रहा है तो ये क्वालिटी एश्योरेंस के मुंह पर थप्पड़ है। सो क्वालिटी एश्योरेंस इज़ बेस्ड ऑन एक बिजनेस अपने प्रोडक्ट के साथ जो भी रिलेटेड सर्विसेज दे रहा है, अगर वो बहुत ज़बरदस्त है तो क्वालिटी एश्योरेंस है। और फिर बेटा इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, सारी बातें एक तरफ रह जाती हैं अगर एक प्रोडक्ट पहुंचा ही नहीं है कस्टमर तक तो वेल इफ़ इट्स नॉट देयर इन द राइट टाइम यू कुडंट डिलीवर द जॉब। बहुत सारी फर्म्स हैं बेटा जो सिर्फ इस बात पे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कहूँगा, जो इस बात पे अपना राइटली ड्यू चार्ज करती हैं बिकॉज उनकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इफेक्टिव है। फाइनली इस पार्ट में बेटा हम लेबर और कैपिटल इंटेंसिव को देखते हैं। इस पर भी पास्ट पेपर्स के अंदर बेटा कुछ डिफरेंट एरियाज़ के अंदर क्वेश्चंस हैं। एरियाज़ का मतलब है 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 8, 12। कोशिश करो इसके अंदर प्रैक्टिस करो। आई डू दो स्लाइड्स जिसमें बेटा इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का जो कैमरेज का तरीका उस पर भी बात करेंगे। लेकिन खैर लेबर इंटेंसिव क्या होता है यार, सादी सी बात, वो बिजनेस जिसमें प्रोडक्शन लेबर के जरिए हो लेबर इंटेंसिव है। और कैपिटल इंटेंसिव क्या होगा, वो बिजनेस जिसमें प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, यहाँ पर कैपिटल का मतलब पैसा नहीं लिख देना, असल में वो जो पैसा आता है बेटा उसे आप अगर टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं, ऑटोमेशन है, मशीन्स हैं, ऐसी मशीन्स हैं जिनमें लेबर कम हो गई और प्रोडक्शन बढ़ गई और टेक्नोलॉजी आ गई है तो वो कैपिटल इंटेंसिव है। अब नेचुरली इनके कुछ फीचर्स होंगे, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन बेस्ड ऑन वर्कफोर्स स्किल्स, ये पहला आ गया कि आपकी जो प्रोडक्शन है वो वर्कर्स की स्किल्स पर बेस कर रही है। नंबर 2 कस्टमाइजेशन, ऑब्वियसली बेटा जब आप कस्टमर्स हैं, लेट्स से आपकी बेकरी है, आप एक बहुत बड़े टेलर हैं, आपके पास हर जो क्लाइंट आ रहा है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ कस्टमाइज़ करवा सकता है बिकॉज वर्कर्स को वेरिएशंस के साथ ट्रेन करना कि वो वेरिएशंस को एड्रेस कर सकें आसान है। एक मशीन जब आपने ख़रीद ली वो वही कर सकती है जो उसके डिज़ाइन में थी। केयर एंड इंडिविजुअल अटेंशन एट ईच सर्विस और गुड, आप जो भी सर्विसेज या गुड्स ऑफर कर रहे हैं उसमें आप केयर दे सकते हैं, कस्टमर को इंडिविजुअल अटेंशन दे सकते हैं। लेबर इंटेंसिव में ये पर्टिकुलरली हो सकता है। टाइम कंज्यूमिंग है, ऑब्वियसली लेबर स्लो होती है, टाइम लेती है। लिमिटेड प्रोडक्शन स्केल, जिसकी वजह से फिर आपका प्रोडक्शन स्केल भी बहुत बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर एक वर्ड पॉपअप करना चाहिए आपके दिमाग में, अगर थोड़ी प्रोडक्शन है और लिमिटेड मार्केट तक ये वाला सीन चल सकता है तो इसको नीश मार्केट्स, NICHE नीश मार्केट्स कहा जाता है, उसको सूट करता है। फिर हो सकता है नेक्स्ट बुलेट में बेटा आप देखें इट मे बी IT इन्वॉल्व है। ऑब्वियसली आजकल मोबाइल फ़ोन हर किसी ने ये पंगा पकड़ा हुआ है तो नॉर्मली फर्म्स अब बहुत ज़्यादा IT को यूज़ करती हैं। एटलीस्ट आप देखें वो ऑनलाइन ऑर्डर्स प्लेस हो रहे हैं। और फिर नेचुरली बेटा अगर आपका बिजनेस लेबर स्किल्स पर बेस कर रहा है तो फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए ताकि अच्छे वर्कर्स को वो रिक्रूट करें, हायर करें और उनको ट्रेन कर सकें। दूसरी तरफ अगर हम देखें कैपिटल इंटेंसिव में आपकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पे हो रही है, लेबर की ज़रूरत कम पड़ती है, जिस वजह से सेकंड बुलेट इज़ आपकी आउटपुट बहुत ज़्यादा हो जाती है और आप बड़ी क्वांटिटीज़ में बना सकते हैं। और सारे पंगे को एक वर्ड में हम कहेंगे मैस मार्केट्स, बड़ी मार्केट्स को आप बेच सकते हैं। लेकिन जहाँ पर यूनिक हो जाता है कैपिटल इंटेंसिव, और ये आपके आंसर में आना चाहिए, वो स्टैंडर्डाइजेशन है। देखो आप गाड़ी ख़रीदते हैं जापानीज़ और टायर ख़रीदते हैं मलेशियन और वो टायर बिल्कुल फिट बैठता है। कैसे? मलेशियन कंपनी को कैसे पता चलेगा कि जापानीज़ कार के अंदर ये वाला टायर बैठेगा? एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनली सेट हो जाता है और फिर पूरी दुनिया में प्रोडक्ट उस स्टैंडर्ड पे बन रहा होता है। आप फ़ोन लेते हैं अमेरिकन कंपनी का और चार्जर उठाते हैं आप चाइना का और बिल्कुल ठीक चार्जिंग कर रहा होता है। कैसे? बिकॉज उनका स्टैंडर्ड सेट हुआ होता है। इसको एक वर्ड में स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। फिर बेटा हाई कैपिटल लेआउट, ऑब्वियसली यार पैसा ज़्यादा चाहिए इसके लिए, इसको हाई कैपिटल लेआउट कहते हैं। रिडंडेंसीज एंड बैड प्रेस, यस जब आप बड़ी टेक्नोलॉजी लगाएंगे वर्कर्स फारग होंगे, इसको रिडंडेंसीज कहते हैं, जिस वजह से आपका नाम ख़राब हो सकता है कि यार ये ऑर्गेनाइजेशन बस अपने प्रॉफिट्स के लिए चल रही है और कम्युनिटी के जो जॉब्स के फ़ायदे थे वो ख़त्म कर रही है। इस कॉन्सेप्ट को बाय द वे वो ऑर्गेनाइजेशन जो अपने फ़ायदों के लिए चले इसको आप शेयर होल्डर मॉडल भी कह सकते हैं। वो बिजनेस जो अपने शेयर होल्डर्स यानी प्रॉफिट्स के लिए फोकस कर रहे हो। इन्वायरमेंटल कंसर्न्स बढ़ जाएंगे, ज़्यादा बनाओगे ज़्यादा बेचोगे ज़्यादा वेस्ट होगा और इन्वायरमेंटल इश्यूज बनेंगे और नेचुरली ये बिल्कुल उलट चला जाएगा सस्टेनेबिलिटी के। क्योंकि सस्टेनेबिलिटी क्या था?
ज़रूरत के मुताबिक बनाओ, ओवर ट्रेडिंग से बचो। लेकिन जब आप कैपिटल इंटेंसिव होते हैं तो आप हमेशा कोशिश करते हैं आप बड़े लेवल पे काम करें, पूरी दुनिया पे छा जाएं, एंड दीज आर द प्रॉब्लम्स। वेल डन, दिस वाज चैप्टर नंबर 1। होप टू सी यू इन पार्ट 2 इंशाल्लाह। थैंक यू।